वेलकम डियर स्टूडेंट्स हम क्लास 10th की जो इंग्लिश बुक है टुलिप सीरीज की वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम पोएट्री सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। पोएट्री सेक्शन में जो पोएम हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ी वो है स्पीक अप और स्पीक अप को फैज अहमद फैज ने लिखा है। तो आज के लेक्चर में हम इसकी समरी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम समरी को डिस्कस करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बगैर वक्त को ज़ाया किए आइए समरी शुरू करते हैं। स्पीक अप इज ए ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ फैज अहमद फैज। यानी जो स्पीक अप है ये एक खूबसूरत एक्सप्रेशन है। ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत और एक्सप्रेशन का मतलब होता है इजहार, यानी ये एक खूबसूरत इजहार है फैज अहमद फैज का। तो यहाँ पे फैज अहमद फैज के बारे में है, ये कब पैदा हुए और ये कब वफात पा गए। यानी फरवरी 13 1911 को ये पैदा हुए और नवंबर 20 1984 को इनका इंतकाल हो गया। तो स्पीक अप क्या है? ये एक खूबसूरत एक्सप्रेशन है फैज अहमद फैज का टू डिफे ब्रिटिश ऑपरेशन, यानी ब्रिटिश ऑपरेशन को, ब्रिटिश का जो जुल्म था उससे मुनहरिफ करने के लिए। द पोएम was written before 1941 during the last phase of British rule and is evocative of that era means period। यानी जो ये पोएम है इसे 1941 से पहले लिखा, ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के आखिरी मरहले में, एंड इज इवोकेटिव ऑफ दैट एरा। और ये उस जमाने की जो स्ट्रॉन्ग इमेज है ये हमारे माइंड में पैदा करती है। इट्स अ पोएम ऑफ प्रोफाउंड मीनिंग एंड करेज दैट इंटेंड्स टू गिव वॉइस टू वॉइसलेस। इट इज अ पोएम ऑफ प्रोफाउंड मीनिंग एंड करेज। इस पोएम में एक गहरी मीनिंग है और इसमें करेज है। करेज बोलते हैं हिम्मत को। दैट इंटेंड्स टू गिव वॉइस टू वॉइसलेस पीपल, यानी जो ये पोएम है ये बेजुबान लोगों को क्या देती है? जुबान देती है, यानी बेआवाज लोगों को आवाज देती है। इन दिस पोएम द पोएट instigates, provokes, incites and encourages his countrymen। यानी इस पोएम में क्या करता है पोएम, जो इसके कंट्रीमैन होते हैं यानी जो इसके मुल्क के लोग होते हैं उन्हें इनकरेज करता है और उन्हें प्रोवोक करता है, यानी उन्हें हिम्मत देता है। इनकरेज का मतलब होता है उन्हें हिम्मत देता है। Who were the victims of injustice, यानी जो शिकार थे इनजस्टिस का। इनजस्टिस बोलते हैं नाइंसाफी को, ऑपरेशन, और वो शिकार थे ऑपरेशन का यानी जुल्म का। ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी भी बोलते हैं जुल्म को। द अनफेयर एंड अनजस्ट अथॉरिटी। अनफेयर का मतलब होता है बेईमान और अनजस्ट का मतलब होता है बेइंसाफ, यानी बेईमान और बेइंसाफ अथॉरिटी का, यानी जो उस वक्त की जो बेइंसाफ और बेईमान अथॉरिटी थी और जो उस टाइम की जो ब्रूटैलिटी थी, ऑपरेशन था, इनजस्टिस था, तो उस टाइम के जो लोग थे, उस वक्त के जो लोग थे वो इन्हीं चीजों का शिकार थे। टू स्पीक ऑफ ब्रेवरी, और जो ये पोएम है ये फिर लोगों में इंकरेज पैदा करती है टू स्पीक ऑफ ब्रेवली, ताकि वो बहादुरी से बोलें, कोरेजसली यानी हिम्मत से बोलें, क्लियरली और साफ तरीके से बोलें, फियरलेसली बगैर डर के, एंड रेज द वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बिकॉज गॉड हैज बेस्टोड देम देयर लिप्स व्हिच आर नॉट लॉक्ड। यानी इसका मतलब होता है एंड रेज देयर वॉइस, और वो अपनी आवाज को उठाएं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बिकॉज गॉड हैज बेस्टोड देम, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया है। बेस्टोड का मतलब होता है अता किया है, देयर लिप्स, अल्लाह ताला ने उन्हें उनके होंठ अता किए हैं, व्हिच आर नॉट लॉक्ड, जो बंद नहीं है, जो सील्ड नहीं है, यानी उनके जो होंठ है वो आजाद है। दे हैव गॉट अपराइट ऑनेस्ट बॉडीज, और उनके पास चाको चौबंद जिस्म है। एंड देयर सोल इज स्टिल विद इन देयर फ्रेमवर्क ऑफ स्केलेटन, और उनकी जो रूह है अभी उनके जो स्केलेटन है यानी जो उनकी हड्डियों का ढांचा है अभी उसी में है, यानी उनके जिस्म में उनका सोल है, यानी उनमें अभी जान है, उनकी जान अभी इस दुनिया से गई नहीं है। तो यहाँ पे ये कहता है सो दे मस्ट स्पीक whenever they have to say, यानी यहाँ पे कहता है कि उन्हें बोलना चाहिए जो कुछ भी वो कह सकते हैं। The poet wants his countrymen to have look at Smithy while one sees red oven in which the fire's dreadful flames are produced। यहाँ पे पोएम चाहता है, पोएम चाहता है his countrymen, अपने मुल्क के लोगों से, to have look at Smithy, कि वो लोहार की आहंगर की दुकान में देखें, यानी लोहार की दुकान में देखें, while one sees, जहाँ पे एक याद इंसान देखता है red oven। red oven का मतलब होता है सुर्ख तंदूर, इन विच जिसमें फायर्स ड्रेडफुल फ्लेम्स, यानी डरा देने वाले खौफजदा जो आग के शोले हैं वो वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो वहां पे उठ रहे हैं। द पैडलॉक्स एंड चेन्स आर फॉर्मड therefore those who raise voice against oppression and brutality and rebel openly against the unjust system of British rule। The padlocks and chains are formed, यानी पैडलॉक्स और चेन्स को बनाया गया है। पैडलॉक होता है ये
यू शेप्ड लॉकर होता है, और इसे और चेन्स यानी जंजीरों को भी बनाया गया है। देयरफॉर वहां पर उनके लिए दोज हु रेज वॉइस अगेंस्ट ऑपरेशन, उनके लिए जो आवाज को उठाते हैं जुल्म के खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ, एंड ब्रूटैलिटी और बर्बरियत के खिलाफ, एंड रेबल ओपनली अगेंस्ट द अनजस्ट सिस्टम ऑफ ब्रिटिश रूल, और वो बगावत करते हैं। रेबल का मतलब होता है बगावत करना, ओपनली यानी खुले तरीके से, अगेंस्ट अनजस्ट सिस्टम ऑफ ब्रिटिश रूल यानी जो ब्रिटिश रूल का बेइंसाफ निजाम था। बट दिस साइड वुड नॉट डिमोरलाइज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ दोज हु आर ऑलवेज अगेंस्ट सिक्योरिटी, लेकिन जो ये मंजर है ये उन लोगों के जो हौसले थे या सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे पस्त नहीं करता है। हु आर ऑलवेज अगेंस्ट क्रूरल्टी, जो हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वन विल बी एबल टू ब्रेक द चेन्स ओनली व्हेन ही हैज गॉट द करेज एंड कॉन्फिडेंस, यानी एक आदमी तभी चेन्स को तोड़ सकता है व्हेन ही हैज गॉट द करेज, जब उसे क्या मिलती है, करेज मिलती है, यानी हिम्मत मिलती है, एंड कॉन्फिडेंस, और उसे एतमाद मिलता है, टू ब्रेक देम, ताकि वो उन्हें तोड़ सके, एंड रिफ्यूज टू लिव इन देम, और उनमें रहने से वो क्या करे, इनकार करे। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, टू लिव इन देम, उनमें रहने के लिए यानी वो इनकार करता है। ही एड्रेसेस द रीडर टू स्पीक अप, वो मुखातिब होता है रीडर से और कहता है टू स्पीक अप नाउ, यानी अब बोल। बट टाइम इज रनिंग आउट, क्योंकि वक्त अब जा रहा है, वक्त बहुत कम है, और जो ये थोड़ा सा वक्त है ये भी काफी है, एंड ही हैज टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, और इस थोड़े से वक्त का भी वो पूरा फायदा उठाए। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा उठाना। बिफोर ही मीट्स हिज डेथ, इससे पहले कि वो अपनी मौत से जा मिले, एंड हिज बॉडी गोज इनटू परमानेंट स्लीप, और उसका जो जिस्म है वो मुस्तकिल तौर पर सो जाए, एंड द ऑल्टरनेस ऑफ हिज माइंड फेड्स आउट, और उसका जो दिमाग है उसके जिस्म से चला जाए। ही शुड कम अप विद द ट्रुथ, वो सच्चाई के साथ सामने आए, बिकॉज द ट्रुथ इज एजलेस, क्योंकि जो सच्चाई होती है उसकी कोई भी उम्र नहीं होती है, एंड इट नेवर डाइज, और सच्चाई कभी मरती नहीं है। He strike the iron while it is hot, वो हमेशा लोहे से टकरता है जब लोहा क्या होता है, गर्म होता है। That is, he make the right to use of his golden opportunity, यानी इसका मतलब क्या होता है कि वो एक राइट का इस्तेमाल करता है, वो एक हक का इस्तेमाल करता है, to use his golden opportunity, ताकि अपनी जो सुनहरा इसके पास मौका है उससे वो इस्तेमाल कर सके। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है सुनहरा मौका। एंड स्पीक अप, और बोले फ्रीली, आजादी से, विदाउट एनी हेसिटेशन, बगैर शर्माए, व्हेनेवर ही हैज टू से, जब कभी उससे बोलना हो। तो ये थी इसकी समरी। अब हम टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आते हैं। तो टेक्स्ट बुक में सबसे पहला क्वेश्चन है, द पोएट प्रोवोक्स द रीडर टू स्पीक अप, व्हाट डज ही डू सो, यानी जो पोएट होता है ये रीडर को ये कहता है कि आप बोलो, ये से हिम्मत देता है बोलने की। व्हाट डज ही डू सो, वो ऐसा क्यों करता है। अब इसका जवाब है, द इंडियंस हैड बीन अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी जो इंडियंस थे ये लंबे अरसे से, और से दराज से, लंबे अरसे से, लंबे वक्त से ये ब्रिटिश के रूल के अंडर थे, यानी जो ब्रिटिश का रूल था, बरतानिया का जो रूल था उसके अंडर थे। इन पे हुकूमत ब्रिटिशर्स कर रहे थे, दो दे वांटेड टू बी फ्री फ्रॉम द ऑपरेशन। अब वो जो हिंदुस्तान के लोग थे वो चाहते थे कि वो आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं फ्रॉम ऑपरेशन, इस जुल्म से, ब्रूटैलिटी यानी बर्बरियत से, एंड वांटेड टू गेट रिड ऑफ अनफेयर एंड अनजस्ट सिस्टम ऑफ ब्रिटिश रूल, और वो आजाद होना चाहते थे। गेट रिड का मतलब होता है आजाद होना चाहते थे, ऑफ अनफेयर एंड अनजस्ट सिस्टम, यानी जो ये बेइंसाफ और बेईमान ब्रिटिश रूल का जो ये निजाम था। अनफेयर का मतलब होता है बेईमान, और अनजस्ट का मतलब होता है बेइंसाफ। दे हैड गॉट नो करेज, उनके पास कुछ भी हिम्मत नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ भी डिटर्मिनेशन नहीं था। डिटर्मिनेशन यानी अज़्म, पक्का इरादा। स्पीक अप, ताकि वो बोलें अगेंस्ट देम, यानी उनके खिलाफ बोलें, किनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एवरी एक्शन हैज इट्स प्रॉपर टाइम, यानी हर किसी जो भी एक्शन होता है उसका एक प्रॉपर टाइम होता है, यानी उसका एक सही वक्त होता है। एंड द पोएट, और जो पोएट है फैज अहमद फैज, इंस्टिगेट्स प्रोवोक्स द रीडर, ये कहता है रीडर को टू हैव करेज, कि वो अपने में हिम्मत लाएं, इन कॉन्फिडेंस, और खुद में एतमाद लाएं, इन स्पीक अप, और बोलें वट एवर ही हैज टू से, यानी वो बोलें जो कुछ भी उन्हें बोलना है, जो कुछ भी कहना है, अगेंस्ट द क्रूरल्टी, किसके खिलाफ कुछ कहना है, बर्बरियत के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, एंड रिवोल्ट अगेंस्ट इट, और इसके खिलाफ वो क्या करें, बगावत करें। बिकॉज द टाइम इज रनिंग आउट, क्योंकि वक्त गुजर रहा है, वक्त थोड़ा रह गया है,
and God has bestowed him his lips, और अल्लाह ताला ने उससे होंठ दिए हैं बोलने के लिए, and tongue, और क्या दी है, जुबान दी है, to speak up, बोलने के लिए। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, the poet addresses the reader to come up with the truth, यानी जो पोएट है ये मुखातब होता है रीडर से कि वो सच्चाई के साथ सामने आए। How does he do so? अब उसका जवाब है, the poet addresses the reader to come up with truth, and he, poet, does so by saying that though the truth is bitter, यानी पोएट मुखातब होता है रीडर से, पढ़ने वाले से, टू कम अप विद ट्रुथ, कि वो सच्चाई के साथ सामने आए। एंड ही, द पोएट डज सो, पोएट ऐसा इसलिए करता है, बाय सेइंग दैट, ये कहकर, दो द ट्रुथ इज बिटर, क्योंकि जो ट्रुथ है ये क्या है, ये कड़वी है। इट नेवर डाइज, ये कभी भी नहीं मरती है। एंड इट इज एजलेस, और ये एजलेस है, यानी इसकी कोई भी उम्र नहीं है। सिंस टाइम इज रनिंग आउट, क्योंकि जो वक्त है वो गुजर रहा है, अब थोड़ा वक्त रह चुका है। सो वन हैज टू टेक द फुल एडवांटेज ऑफ इट, तो एक को क्या करना होगा, इसका पूरा पूरा फायदा उठाना होगा। एडवांटेज बोलते हैं फायदे को। एंड स्पीक अप, और बोलना होगा। वट एवर ही हैज टू से, यानी उससे वो कुछ, जो कुछ भी वो बोल सकता है, यानी जो कुछ भी वो कहना चाहता है, जो कुछ भी वो बोलना चाहता है, वो बोले। एंड प्रूव दैट द ट्रूथ इज ऑलवेज विक्टोरियस, और उससे ये साबित करना होगा कि जो ट्रूथ है वो हमेशा विक्टोरियस है, यानी हमेशा जीत किसकी होती है, ट्रुथ की, और फॉल्सहुड किस पे, झूठ पे जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, उसी की हमेशा जीत होती है। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब अगला सवाल है, हाउ विल द चेन्स ब्रेक, यानी जंजीरें कैसे टूटेंगी। अब इसका जवाब है, द चेन्स विल ब्रेक व्हेन वी हैव करेज टू स्पीक अप, यानी चेन्स तभी टूट सकती हैं, जंजीरें तभी टूट सकती हैं जब हमारे पास क्या होगी, करेज होगी बोलने की, यानी बोलने की हिम्मत होगी। व्हेनेवर वी हैव टू से, जो कुछ भी हमने बोलना है, उस बोलने की, यानी जो कुछ भी हमें बोलना है, उस बोलने के लिए हमें क्या होना चाहिए, करेज होनी चाहिए, तभी चेनें टूट सकती हैं। दे विल ब्रेक व्हेन वी रिफ्यूज टू लिव इन देम, यानी वो तब ब्रेक हो सकती हैं, यानी जो चेन्स हैं वो तब ब्रेक हो सकती हैं जब हम रिफ्यूज करेंगे, जब हम इनकार करेंगे टू लिव इन देम, उनमें रहने के लिए। दे विल ब्रेक व्हेन वी कम अप विथ द ट्रूथ, वो टूट सकती हैं वो जंजीरें जब हम सच्चाई के साथ सामने आएंगे। एंड रेज वॉइस अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी and revolt against the unfair and unjust system and raise the voice against the oppression, और हम अपनी आवाज को उठाएंगे, बुलंद करेंगे, किसके खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, ब्रूटैलिटी, बर्बरियत। एंड रिवोल्ट अगेंस्ट अनफेयर एंड अनजस्ट सिस्टम ऑफ रूल, यानी जो ब्रिटिश रूल था उसका जो अनफेयर यानी बेईमान और अनजस्ट जो एक बेइंसाफ सिस्टम था, यानी निजाम था, उसके खिलाफ क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। रिवोल्ट का मतलब होता है बगावत करेंगे। एज द ट्रूथ इज एवरग्रीन एंड इट नेवर डाइज, जैसे कि जो ट्रूथ है वो एवरग्रीन है, वो सदाबहार है, एंड नेवर डाइज, और कभी भी नहीं मरेगी। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, व्हाई डज पोएट अर्ज टू रीडर टू स्पीक अप नाउ, यानी क्यों पोएट इल्तिजा करता है रीडर से टू स्पीक अप, कि वो बोले। द पोएट अर्जेस रीडर टू स्पीक अप नाउ एज एवरी एक्शन हैज इट्स प्रॉपर टाइम, क्योंकि जो पोएट है ये रीडर से ये इल्तिजा करता है, ये ख्वाहिश करता है, और इसका मतलब होता है ख्वाहिश करना, टू स्पीक अप नाउ, कि वो अब बोले। एज एवरी एक्शन हैज इट्स प्रॉपर टाइम, क्योंकि हर किसी एक्शन का एक प्रॉपर टाइम होता है। ही थिंक्स दैट इट इज राइट टाइम, वो ये सोचता है कि ये एक सही वक्त है टू स्पीक अप, बोलने के लिए। एंड रेज वॉइस अगेंस्ट द क्रूअल सिस्टम ऑफ ब्रिटिश रूल, और वो अपनी आवाज को बुलंद करे ब्रिटिश रूल के खिलाफ। बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट, क्योंकि वक्त अब गुजर रहा है, थोड़ा सा वक्त रह गया है। एंड वन हैज टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, और एक इंसान को इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, डू यू थिंक स्पीक अप इज एन एफर्ट ऑफ द पोएट टू गिव वॉइस टू वॉइसलेस, यानी क्या आप ये सोचते हो कि जो स्पीक अप पोएम है ये एक एफर्ट है, ये एक कोशिश है किसकी, पोएट की, टू गिव वॉइस टू वॉइसलेस, कि वो आवाज दे उन लोगों को जो बे आवाज हैं, यानी जो वॉइसलेस लोग हैं उन्हें आवाज दे। तो इसका जवाब है, यस वी डू थिंक, हाँ हम ऐसा सोचते हैं। स्पीक अप इज एन एफर्ट ऑफ द पोएट टू गिव वॉइस टू वॉइसलेस, कि स्पीक अप क्या है, ये पोएट की एफर्ट है ताकि वो बे आवाज लोगों को क्या दे, आवाज दे। इट इज ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ फैज अहमद फैज टू डिफे ब्रिटिश ऑपरेशन, यानी ये एक खूबसूरत एक्सप्रेशन है, ये एक खूबसूरत इजहार है फैज अहमद फैज का, ताकि वो ब्रिटिश ऑपरेशन को, यानी ब्रिटिश का जो जुल्म है उसे टाल दे, उसे मुनहरिफ करे। इट इज रियली अ पोएम ऑफ प्रोफाउंड मीनिंग, ये हकीकत में जो ये पोएम है इसकी बहुत ही गहरी मीनिंग है। करेज इसमें ये हिम्मत देती है। दैट इंटेंड्स टू गिव वॉइस टू दोज हु आर द विक्टिम्स ऑफ क्रूरल्टी
ब्रूटैलिटी, यानी ये आवाज देती है उन लोगों को जो शिकार हैं किसका, जुल्म का और बर्बरियत का। दो दे वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ अनफेयर एंड अनजस्ट सिस्टम ऑफ द रूल, और वो लोग क्या करना चाहते हैं, वो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं अनफेयर और अनजस्ट सिस्टम ऑफ द रूल, यानी जो रूल का, ब्रिटिश रूल का जो बेईमान और बेइंसाफ सिस्टम है उससे। दे हैव नो कॉन्फिडेंस, उनके पास कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, एंड करेज, और उनके पास हिम्मत भी नहीं होती है तो स्पीक अप, ताकि वो बोलें वट एवर दे थिंक, जो कुछ भी वो सोचते हैं। द पोएट प्रोवोक्स इंस्टिगेट्स हिज कंट्रीमैन, जो ये पोएट है ये हिम्मत देता है अपने लोगों को टू स्पीक अप ब्रेवली, ताकि वो बोलें बहादुरी से, क्लियरली यानी साफ तरीके से बोलें, फ्रीली यानी आज़ादी से बोलें, fearlessly बगैर खौफ के, एंड raise the voice against the Britishers, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। As the God has bestowed them their lips, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें उनके होंठ अता किए हुए हैं, which are not locked, जो लॉकड नहीं है। They are having the upright bodies, उनके पास चाको चौबंद जिस्म है, and their soul is still within their framework of skeleton, और उनका जो सोल है वो अभी भी उनके स्केलेटन में, यानी उनकी हड्डियों का जो ढांचा है, जो उनका जिस्म है उसी में है। So they must speak now, अब उन्हें जरूर बोलना होगा, on behalf of those who are also the victims of oppression, यानी इसे उनके बिहाफ पे बोलना हो जो अभी भी इसका शिकार है, किसका, ऑपरेशन का, जुल्म का, ब्रूटैलिटी, बर्बरियत का, like them, because the time is running out, क्योंकि जो वक्त है वो अब गुजर रहा है, थोड़ा वक्त रह गया है, and it waits for none, और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। अब हम आते हैं लर्निंग लिटरेरी डिवाइसेस में। लिटरेरी डिवाइसेस में हम सबसे पहले सीखेंगे मेटाफर क्या होता है और सिमिली क्या होता है। ये आपको मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेटाफर और सिमिली क्या होते हैं। मेटाफर भी कंपैरिजन है और सिमिली भी कंपैरिजन है। मेटाफर जो है ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसमें हम लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी ये वर्ड जो है लाइक और एज है इनका इस्तेमाल नहीं करते। सिमिली में हम लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं। यानी मेटाफर और सिमिली दोनों क्या है, ये कंपैरिजन है, ये दोनों कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मेटाफर क्या है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, और जो सिमिली है इसमें लाइक और एज का इस्तेमाल होता है, और मेटाफर में ऐसा नहीं होता है। तो अब हम आपके अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेटाफर्स यूज्ड टू पोएम, यानी मेटाफर कौन कौन से हैं जो पोएम में इस्तेमाल हुए। मेटाफर यूज्ड इन द पोएम स्पीक अप बाय फैज अहमद फैज और एज, यानी जो मेटाफर्स स्पीक अप पोएम में इस्तेमाल हुए हैं जिसे फैज अहमद फैज ने लिखा है वो ये है। लिप्स आर नॉट सील्ड, ये भी मेटाफर है, यानी जो लिप्स हैं ये आजाद है, बंद नहीं है, नॉट लॉक्ड। अपराइट बॉडी, ये भी डायरेक्ट कंपैरिजन है। द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स, यानी ये भी डायरेक्ट कंपैरिजन है, मेटाफर है। ईच फैक्टर इज स्ट्रिकिंग अराउंड, टाइम इज रनिंग आउट, ट्रूथ इज नॉट येट डेड, तो ये सारे क्या हैं, ये मेटाफर्स हैं। तो अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। व्हाट इमेज डज पोएट ड्रॉ फ्रॉम ब्लैकस्मिथ शॉप, यानी ब्लैकस्मिथ की शॉप से ये कौन कौन सी इमेजेस लेता है। तो फॉलोइंग आर द इमेजेस ड्रॉन बाय पोएट फ्रॉम द ब्लैकस्मिथ शॉप, यानी लोहार की दुकान से जो इमेजेस इसने ली हैं वो ये है, नीचे दी हुई है। रेड ओवन है, फायर्स फ्लेम्स है, पैडलॉक्स है, फिटर है। तो इसी के साथ ही जो हमारा आज का लेक्चर है ये खत्म होता है। आखिर पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत ही कीमती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।